हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं रोशन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं लास्ट टॉपिक में एंशिएंट इंडिया में देखा था गुप्त काल को, और आज हम चलेंगे गुप्तोत्तर काल, जो गुप्तों के बाद आता है। तो जनरली गुप्तोत्तर काल में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले वल्लभी के मैत्रक को, जिसके संस्थापक थे भट्टारक, और इसके प्रमुख शासक द्रोणसेन, ध्रुवसेन प्रथम, घरपट्ट, गुहासेन और ध्रुवसेन सेकेंड, ये जो थे वल्लभी के मैत्रक शासक थे। जनरली इनसे कम ही सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा है मौखरी वंश, जिसके संस्थापक थे मुखर, और यह जो थे गुप्तों के सामंत के रूप में पहले कार्य कर चुके थे। यानी मौखरी शासक जो थे शुरुआत के या गुप्तों के सामंत के रूप में कार्य करते थे। प्रमुख शासकों में इसमें थे 3, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और अवंती वर्मा। तो जनरली सवाल पूछा जाता है ईशान वर्मा जो है किस वंश के शासक थे। इसके बाद है गौर वंश। गौर वंश, इनका प्रमुख केंद्र जो था बंगाल, और इसी वजह से जो है एग्जाम में पूछा जाता है बंगाल के गौर। इसी का एक प्रमुख शासक था शशांक, जो काफ़ी क्रूर टाइप का था, मतलब अपने धर्म को लेकर के यह काफ़ी ज़्यादा प्रचंड था, अपने धर्म को बहुत ज़्यादा ये मानता था, और यह शैव मतावलंबी था, यानी यह शिव का परम भक्त था। और इसने एक सबसे बड़ी जो घटना को अंजाम दिया वो था बोधि वृक्ष को हानि पहुंचाना। इसने बोधि वृक्ष जो बोधगया में है महात्मा बुद्ध की, जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को इसने कटवा दिया था। बाद में वहाँ पर श्रीलंका से एक बोधि वृक्ष का टहनी मंगवा करके और फिर लगवाया गया था। जो आज की बोधि वृक्ष है वो असली वाली नहीं है, पहले वाली नहीं है, जिस उसे शशांक ने कटवा दिया था। फिर उसके बाद वर्धन या पुष्यभूति वंश। ठीक है, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, इसका जो प्रमुख केंद्र था थानेश्वर, जो हरियाणा और अंबाला के क्षेत्र में, और इसके पुष्यभूति संस्थापक थे, इसी वजह से इसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। प्रमुख शासक जो थे इसके हर्षवर्धन 606 ईस्वी में शासक बने, राज्यवर्धन के पश्चात, यानी राज्यवर्धन के बाद जो है हर्षवर्धन शासक बने। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कन्नौज पर अधिकार, और उसी कन्नौज को यह फिर थानेश्वर से हटा करके अपनी राजधानी बना लेते हैं। यानी पहले जो इनकी राजधानी थी थानेश्वर, लेकिन बाद में जब कन्नौज पर हर्षवर्धन का अधिकार होता है तो कन्नौज इनकी राजधानी बन जाती है। और इस समय जो मतलब हर्षवर्धन का जो भी मत था वो शिव, सूर्य और बौद्ध के प्रति प्रगाढ़ था। यानी यह शिव को भी मानता था, सूर्य को भी मानता था, और महात्मा बुद्ध को भी मानता था। उसके बाद इसकी युद्ध होती है पुलकेशिन द्वितीय से, जो चालुक्य वंश का शासक था। छह सौ 32 ईस्वी में पुलकेशिन सेकेंड के साथ जो है हर्षवर्धन की युद्ध होती है, जिसमें हर्षवर्धन जो है हार और ये इनकी जीत होती है पुलकेशिन द्वितीय की। और उसी के बाद ये अपना एक अभिलेख लिखवाते हैं, जो रवि कीर्ति ने लिखवाया था। ठीक है, तो एहोल अभिलेख जिसे नाम दिया गया है, एहोल से प्राप्त हुई है, एहोल के मेघोती मंदिर से। लिखवाया किसने था? तो रवि कीर्ति। और इसी अभिलेख में कालिदास, भारवी का नाम आता है, तथा शक संवत और कली संवत। उसके अलावा महाभारत की तिथि का वर्णन है इसमें, और इसमें एक वर्ड है हर्षो विगलित। हर्षो विगलित करके कि हर्षो विगलित ये न चकारी, इस तरीके से कुछ वर्ड आता है, जो यह दर्शाता है कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो हर्षवर्धन को युद्ध में हराए थे। यानी हर्ष की पराजय होती है, और हर्ष के ही समय में एक चीनी दूत जो हैं आते हैं, जिसमें सबसे पहले एक है ल्यांग होई किंग,
जो भारत आया था, और 641 ईस्वी में ल्यांग होई किंग, और 643 ईस्वी में एक आता है दूत, उनका नाम था ली यी पियो, चाइनीज नाम है ली पियो। ठीक है, ये दो 641 में और फिर 643 ईस्वी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इनकी जो प्रमुख रचना है, प्रमुख रचना में रत्नावली, जो हर्षवर्धन की है रचना। हर्षवर्धन एक विद्वान भी था, यह विद्वान शासक की श्रेणी में आता है, और इसकी जो रचना है हर्षवर्धन की रत्नावली, उसके बाद है प्रियदर्शिका और नागानंद। प्रियदर्शिका, नागानंद, और इनके दरबारी कवि जो थे, दरबारी कवि थे इनके बाणभट्ट, और उनकी रचना है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र बाणभट्ट की रचना है। हर्ष की प्रशासन की अगर बात की जाए तो इनका प्रशासन जो था विकेंद्रीकृत था, उसके अलावे सामंतवाद को बढ़ावा मिला है इनके प्रशासन में। हर्ष के प्रशासन में सामंतवाद को बढ़ावा मिला, और उसके अलावे भंडी जो था इनका एक सचिव था जिसका नाम था भंडी, और इनके जो क्षेत्र थे वो देश जो था वो उपरिक कहलाता था, उपरिक क्षेत्र, और उसके बाद या फिर देश, यहाँ भुक्ति भी इसको कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता था विषय, जिसका प्रधान होता था विषयपति। विषयपति इसका प्रधान होता था, जबकि ये जो था उपरिक का क्षेत्र होता था, अधिकारी इसके उपरिक होते थे, उपरिक क्षेत्र कहलाता था ये। फिर उसके बाद विषय के बाद होता है पाठक, और पाठक के बाद ग्राम। पाठक, फिर उसके बाद ग्राम आता है। इस समय के जो कर व्यवस्था मिलती है, हिरण्य, बलि तथा भाग, 3 तरह के जो है कर व्यवस्था इस समय प्राप्त होती है। हर्षवर्धन के समय ही 629 से लेकर के 645 ईस्वी तक एक विद्वान था ह्वेनसांग, जो चीनी था, भारत आया था। ह्वेनसांग, यह जो था हर्ष के काल में भारत आया था, और इसने नालंदा महाविहार की जो है यात्रा की थी। इसके प्रमुख अगर हम देखें तो सबसे पहला नालंदा महाविहार की यात्रा सबसे प्रमुख। उसके बाद ह्वेनसांग ने यहाँ शूद्रों को कृषि कहा, यानी जो निचली जाति के बतलाए जाते हैं उस समय के जो लोग थे, जो छोटे काम करते थे, उसको कृषक कहा था। यानी ह्वेनसांग के अनुसार शूद्र जो थे इस समय वो कृषक थे, यानी कहीं ना कहीं जो निचली जाति के लोग थे उनसे खेती बाड़ी करवाई जा रही थी। उसके बाद ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो यह जनरली जो है सवाल पूछा जाता है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ह्वेनसांग। ठीक है, तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और इसके बाद जो है यह महायान शाखा को मानता था, और जब यह भारत में आया था तो इसने अपनी किताब में जो है चर्चा की है कि हर्षवर्धन जो था वह महायान शाखा को ज़्यादा मानता था। और इसी के समय में एक बहुत बड़ी काउंसिल भी बुलाई गई थी, तो उसके अलग अलग कहानी भी प्रचलित है, जिसे अर्ध संगीति भी कहा जाता है, या बौद्धों की 5वीं संगीति भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि संगीति पूरा हो गई थी, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि बीच में ही संगीति खत्म हो गई थी, जिस वजह से इसे अर्ध संगीति भी कहा जाता है। तो ये था हर्ष का। अब इसके बाद हम पहुंच जाते हैं सीधे पूर्व मध्यकाल में। तो पूर्व मध्यकाल में हम देखते हैं एक एक करके सभी को।
पूर्व मध्यकाल में जनरली पहले हम देखते हैं तो 3 डिवीज़न हम ले लेते हैं शासकों के लिए। तो सबसे पहले हम पूर्वी भारत, ठीक है। तो पूर्वी भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल में पाल तथा सेन। पाल तथा सेन वंश। पालों का जो समय था 750 से 1160। 1160 ईस्वी, कहीं कहीं पर 1165, कहीं 1150, इस तरीके से भी देखने को मिलती है। जबकि हम बिहार की जो है बाद में देखेंगे, बिहार में जनरली जो था यही बंगाल के शासक का भी बिहार में शासन दिखने को मिलता है। तो ये जनरली बंगाल और बिहार एक साथ सम्मिलित हम रखते हैं। जबकि उड़ीसा में पूर्वी गंग, गुजरात, राजस्थान, यूपी, एमपी। तो गुजरात में जो है चालुक्य तथा सोलंकी। गुजरात में चालुक्य तथा सोलंकी। जबकि राजस्थान में जनरली प्रमुख जो थे चौहान। इसके अलावा इन सब क्षेत्रों में जो है थोड़े मोरे प्रतिहार भी थे। जनरली इधर के क्षेत्र में प्रतिहार भी हमें देखने को मिलते हैं, जो 8वीं से 11वीं सदी प्रतिहार का शासन रहता है। और इसके बाद प्रतिहार के बाद हम देखते हैं यूपी में। तो यूपी में गहरवाल, जबकि हम बात करते हैं एमपी की, ठीक है। तो एमपी में जो है 3 क्षेत्र में हम देखते हैं। 3 क्षेत्र में सबसे पहले बुंदेलखंड, तो यहाँ थे चंदेल। दूसरा है मालवा और यहाँ पर जो है जबलपुर, यानी कि कलचुरी शासक। जबलपुर यहाँ थे कलचुरी। जबकि मालवा में अगर हम बात करें तो मालवा में परमार। ये इस तरीके से चलता है। इसी में जब हम देखते हैं ऊपर में, तो यहाँ पर असम को हम देखते हैं एक। असम, तो असम में जनरली जो शासक था वो था वर्मन वंश, जो कामरूप में था वर्मन वंश। और यही पूर्व मध्यकाल में हम एक हिंदू शाही शासक को भी देखते हैं। तो जनरली हम इन सारे शासकों को एक एक करके हम देखेंगे।